द्वादश के समस्त विद्यार्थियों का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के प्रारूप के डीएनए कितने प्रकार से उसके प्रारूप होते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डीएनए के प्रारूप। इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, पॉलीमर क्या होता है ये देखेंगे। ठीक, पॉलीमर देखेंगे और डीएनए पैकेजिंग देखेंगे। क्या देखेंगे? डीएनए पैकेजिंग। पॉलीमर दैट मींस क्या होता है आपका बहुलक होता है। क्या होता है? बहुलक। तो डीएनए में मान के चलो, ये मान के चलो ऐसे, ये संरचना क्या है आपका नॉर्मल डीएनए है। तो डीएनए के बीच में क्या होगी? पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होंगे। ठीक, संयुग्मक क्षारक बंध होंगे। तो इसी प्रकार और ऐसे ये डीएनए क्या होंगे एक दूसरे से इसी प्रकार ऐसे जुड़ते जाएंगे। ठीक, डीएनए और आगे बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। तो क्या होगा? एक श्रृंखला, लंबी श्रृंखला बन जाएगी। मान के चलो इस श्रृंखला का जो साइज था वो क्या था? 34 एंगस्ट्रॉम था। तो मैंने एक डीएनए और जोड़ दिया तो प्लस 34 एंगस्ट्रॉम। उसका साइज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कितना बढ़ गया यहाँ पे? 68 एंगस्ट्रॉम। तो एक डीएनए से क्या होता है? डीएनए की श्रृंखला से और अन्य छोटे डीएनए की श्रृंखला का जुड़कर एक नई लंबी श्रृंखला का निर्माण करना। किसका? डीएनए के लंबी श्रृंखला का निर्माण करना। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डीएनए की लंबी श्रृंखला, सीरीज आर चेन। ठीक, चेन का निर्माण करना, फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन क्या कहलाएगा आपका? पॉलीमराइजेशन कहलाएगा। पॉलीमराइजेशन यहाँ बहुलीकरण कहलाएगा। तो बहुलीकरण क्या है समझ में आ गया? एक छोटे से डीएनए से क्या करेंगे और अन्य डीएनए का जुड़ना और जुड़कर एक नई लंबी श्रृंखला का निर्माण करना, आपका क्या कहलाएगा? पॉलीमराइजेशन। अब देखेंगे डीएनए पैकेजिंग क्या होता है। देखिए, तो डीएनए क्या होती है? बहुत लंबी लंबी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। नॉर्मलता डीएनए क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो क्या बोलेंगे? डीएनए का संघनन होकर तो कौन से डीएनए का? लंबे डीएनए का। तो क्या लिखेंगे? लंबी कुंडलित डीएनए का ठीक, लंबी कुंडलित डीएनए का संघनन होकर छोटी केंद्रक में फिट हो जाना। छोटी केंद्रक में फिट हो जाना क्या कहलाता है आपका? डीएनए पैकेजिंग। क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग मतलब बहुत सारी लंबी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं डीएनए की, वो एक दूसरे से क्या होंगे? संकुचित होंगे, कुंडलित होंगे और छोटे हो जाते हैं और केंद्रक में जाकर फिट हो जाते हैं। वो आपका क्या कहलाता है? डीएनए पैकेजिंग कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? डीएनए पैकेजिंग। चलिए अब हम लोग देखेंगे डीएनए के प्रारूप के बारे में, कि डीएनए के प्रारूप क्या क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग डीएनए के कौन कौन से यहाँ पे प्रारूप दिखाई देते हैं, देखने जाएंगे। डीएनए के विभिन्न प्रारूप। डीएनए के विभिन्न प्रारूप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि डीएनए के विभिन्न प्रारूप में कौन कौन से हैं। तो पहला देखते हैं डीएनए मुख्यतः दो प्रकार से होंगे। फर्स्ट ऑफ क्या होगा? रेखाकार डीएनए, वृत्ताकार डीएनए, आर सर्क्यूलर, दैट मींस और सर्क्यूलर, ये सर्क्यूलर डीएनए। सेकेंड आपका क्या होगा? आपका होगा ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। तो ये डीएनए के अंतर्गत होगा आपका। ठीक, ये सेकेंड वाले डीएनए के अंतर्गत होगा। तो रेखाकार या वृत्ताकार, तो रेखाकार या वृत्ताकार इसके अंतर्गत हम लोग दो पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे आपका प्रोकैरियोटिक का डीएनए, प्रोकैरियोटिक्स डीएनए, और आपका सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए। ठीक, तो देखो कोई नॉर्मल उतना माइनर डिफरेंस होता है इसमें। प्रोकैरियोटिक का डीएनए तो रेखाकार या वृत्ताकार डीएनए, तो ऐसे डीएनए जो क्या होती है जिसकी दोनों सिरे या फिर दोनों श्रृंखला क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं। दोनों श्रृंखला क्या होती हैं? कुंडलित होती हैं एवं स्वतंत्र होंगी। दोनों जो श्रृंखलाएं वो क्या होंगी? तुम्हारी स्वतंत्र होंगी। क्या होंगी? स्वतंत्र होंगी। वो आपकी क्या कहलाएगी? रेखाकार या वृत्ताकार डीएनए किसमें होगी? ये प्रोकैरियोटिक में होगी। क्या होगी? स्वतंत्र होगी। किसमें होगी? ये प्रोकैरियोटिक में। क्या होगी? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ये स्वतंत्र ना होकर रहेगा, स्वतंत्र
ना होकर क्या होता है, बंद होता है, बंद होता है। अर्थात क्या हो गया, एक दूसरे से मान के चलिए आपका डीएनए में, ठीक, ऐसे डीएनए तो ये स्वतंत्र सिरा है, तो ये स्वतंत्र सिरा ना होकर ऐसे एक दूसरे से ऐसे इस प्रकार जुड़े रहेंगे। ये सिरा क्या होगी, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। किसमें होगी, आपकी यूकैरियोटिक में होगी, सॉरी प्रोकैरियोटिक में होगी। अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक देख रहे तो क्या होगा, इसमें प्रोकैरियोटिक में होगी, कैरियोटिक में क्या होंगी, इसके सिरा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार के डीएनए में प्रोकैरियोटिक रेखाकार वृत्ताकार प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होता है, कुंडलित ना होकर एक दूसरे से स्वतंत्र ना होकर बंधे होते हैं। वो किस प्रकार किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। जस्ट अपोजिट यूकैरियोटिक क्या हो गया, आपका खुला हुआ होता है। मतलब ऐसे डीएनए जो रेखाकार या वृत्ताकार होंगे, किंतु क्या होंगे, एक दूसरे से सिरे क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। स्वतंत्र है, आप देख सकते हैं। वो किसमें पाया जाएगा, यूकैरियोटिक। किस प्रकार में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक्स में। चलिए सेकेंड ऑल ऑफ दैट हम लोग देखेंगे डीएनए ए बी सी डी और जेड, इस प्रकार के देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए और जेड डीएनए। तो यहाँ पर सब सिमिलर ही होंगे, बस क्या होगा, इसके जो श्रृंखला की जो क्षारक युग्मों की संख्या है, क्षार युग्मों की संख्या, न्यूक्लियोटाइड की न्यूक्लियोटाइड्स नंबर या क्या बोलेंगे, क्षार युग्मों की संख्या के आधार पर बोलेंगे, क्षार युग्मों की संख्या तो और दिशा, और किसके आधार पर दिशा, तो इसका दिशा कितना होगा, क्लॉकवाइज, में दक्षिणावर्त बोलते हैं, तो दक्षिणावर्त। और इसमें आपका जो क्या बोलते हैं, इसमें जो आपका डीएनए की जो क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। दोनों सिरों पर डीएनए की संख्या कितनी होगी, क्षार युग्मों की संख्या 11 होगी। और कैसी होगी, क्लॉकवाइज दिशा होगी। ये क्या होगी, आपकी क्लॉकवाइज दिशा होगी। कैसी दिशा होगी, क्लॉकवाइज होगी। बट इसमें कितने रहेंगे, आपकी क्षारकों की संख्या 10 रहेगी। संयुग्म क्षारकों की संख्या क्या रहेगी, जो दोनों न्यूक्लियोटाइड में, ऐसे जो आपके दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं, इसमें 10 और इसमें 10, ये आया। ये किसमें रहेगा, आपका डीएनए बी में, सॉरी ये किसमें रहेगा, आपका बी डीएनए में। ये थोड़ा सा गलती हो गया, इसको यहाँ से यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये किसमें रहेगा, आपका बी डीएनए में, ठीक। बी डीएनए में क्या होगा, ये भी आपका क्लॉकवाइज होगा, मतलब दक्षिणावर्त, लेकिन क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, 10। ये भी आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ठीक। क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, 9। डीएनए डी भी क्या होगा, आपका क्लॉकवाइज होगा, किंतु क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, 8। और जेड डीएनए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, इसमें 12। दैट मीन ये वामावर्त होंगे, वामावर्त पर होंगे, ठीक। दिशा कितनी होगी, वामावर्त, और क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी, 12। तो ये थे आपके डीएनए के प्रारूप। जो दो आकार में देखे हम लोग, पहला क्या देखे, वृत्ताकार, दूसरा क्या देखे, क्या देखे, उसकी दिशा और क्षार युग्मों की संख्या पर। तो क्षार युग्मों की संख्या मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पहला ए डीएनए जो क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन क्षार युग्मों की संख्या कितना होगा, 11। केवल इतना ही जानना है, आगे भी इतना ही जानना है, इससे ज्यादा और कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। बी डीएनए क्लॉकवाइज होगा, कैसे होंगे, क्षार युग्मों की संख्या आपकी 10। सी डीएनए क्या है, क्लॉकवाइज है, कितना होगा, क्षार युग्मों की संख्या 9। क्षार युग्मों की संख्या मतलब क्षार युग्म समझ में आ रहा है, ये ऐसे अगर कैसे दो कुंडलित होती है, तो एक वाले में 9, इसमें भी 9, आया समझ में ये। और बी डीएनए ये ऐसे, जैसे आपको बताया था यहाँ पे, ये ऐसे, ये तो ये दोनों के दोनों क्या है, बेसिस के लिए क्या है, क्षार युग्मक, इसमें दोनों में 9 लगे रहेगा। तो आपका कौन सा होगा, सी। इसमें अगर 8 हुआ तो कौन सा होगा, डी। और इसमें 12 हुआ और दक्षिणावर्त हो गया, अपोजिट दिशा में हो गया, तो आपका क्या, सॉरी वामावर्त हो गया, तो क्या होगा, आपका जेड डीएनए होगा, ठीक। तो ये था आपका नॉर्मल जेड डीएनए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है जेड डीएनए में, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये लाल ग्रंथियों की गुणसूत्रों में पाई जाती है। लाल ग्रंथियां गुणसूत्र किसमें पाई जाती हैं, जेड डीएनए में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, लाल ग्रंथियां गुणसूत्र किसमें पाई जाती है, आपकी जेड डीएनए में पाई जाती है, ठीक, भूलिएगा मत। तो अब हम देखने वाले हेडिंग आप देख सकते हो, डीएनए का रेप्लिकेशन। दैट मींस
द्विगुणन या प्रतीकीकरण, ऐसा कुछ भी दिया है हिंदी में, प्राकृतिकरण, ऐसा XYZ जो भी है, द्विगुणन। ठीक, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन दैट मींस क्या होता है, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। तो डीएनए संश्लेषण करके स्वयं के जैसे ही एक और डीएनए का निर्माण कर सकता है। स्वयं के जैसे ही क्या करता है ये, और अनुवांशिक पदार्थ का संश्लेषण करेगा तो स्वयं के जैसे एक और डीएनए का निर्माण करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब क्या होगा, अनुवांशिक, जेनेटिक मटेरियल सिंथेसिस बाय डीएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर डीएनए। क्या करता है डीएनए, अनुवांशिक पदार्थों का क्या करता है, संश्लेषण करता है, अर्थात संश्लेषित करता है। फिर क्या करता है, उसके पश्चात सेम टू सेम हूबहू नए डीएनए का निर्माण करता है, सिमिलर डीएनए का निर्माण करता है। तो यह क्रिया या इस गुण को, डीएनए के इस गुण को क्या कहते हैं हम लोग, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन कहा जाता है। इससे क्या होता है, लक्षणों का वंशागति होता है, लक्षणों की वंशागति होती है, किससे, रेप्लिकेशन से, वंशागति से होती है। ठीक, अब हम देखेंगे डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो कितने चरणों में होता है। चलिए, तो हम देख लेते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन कितने चरणों में होता है। मुख्यतः यहाँ पे 3 चरणों में बताया गया है, हम लोग 3 ही चरण देखने वाले हैं। चलिए, आपका फर्स्ट वन है कंजर्वेटिव मेथड, ठीक। दूसरा है आपका सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तीसरा है आपका डिस्पर्सिव मेथड। चलो, तो कंजर्वेटिव दैट मींस एक प्रकार से सिंथेसिस, नए अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करना। ठीक, तो आपका कंजर्वेटिव में ये होगा कि डीएनए जो रहेंगे वो क्या करेंगे, अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे। तो ये 3 विधि है। चलिए अब इसके डिटेल में देखते हैं। तो 3 विधि, तो सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा, डीएनए अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करेंगे। ठीक, तो एक डीएनए, 2 डीएनए में क्या होते हैं, 2 हेलिक्स होती है। दैट मींस ये क्या है, डीएनए के दोनों हेलिक्स है आपकी। ठीक, ये डीएनए है, दोनों के हेलिक्स है। तो ये वाला जो डीएनए है, ये वाला, ये नए पदार्थों का और ये पुराने पदार्थों का, पुराने अनुवांशिक पदार्थों का, ये नए अनुवांशिक पदार्थों का, देखो लिखा है डीएनए अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। ठीक, तो पहला वाला जो डीएनए का हेलिक्स होगा वो क्या करेगा, आपका नए पदार्थों का, नए अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करेगा। और दूसरा वाला डीएनए हेलिक्स क्या होगा, ये वाला सेकंड वाला और ये वाला, तो ये वाला क्या करेगा, आपको पुराने अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करके डीएनए बनाएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव मेथड। क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव मेथड। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अभी क्या हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा इसमें। कंजर्वेटिव मेथड में क्या हो रहा था, 2 डीएनए के हेलिक्स, पहला डीएनए का हेलिक्स क्या कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण कर रहा है, तब हेलिक्स बन रहा है। और दूसरा वाला पुराने अनुवांशिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, तब जाके आपका डीएनए बनता है। कौन सा मेथड, कंजर्वेटिव मेथड। सेकेंड होगा आपका सेमी कंजर्वेटिव। इसमें क्या होगा, नई हेलिक्स या श्रृंखला, किसकी श्रृंखला, डीएनए की। ठीक, नई डीएनए की श्रृंखला, और एक जो होगी डीएनए की श्रृंखला, ये रहा आपका फिर से डीएनए। ठीक, तो एक जो होगी ये नई डीएनए की श्रृंखला होगी, नई, जो नई पदार्थों से, नई अनुवांशिक पदार्थों से क्या होगी, संश्लेषित की जाएगी। और ये क्या है, इसकी मानसिक कोशिका से पुरानी क्या होगी, पुरानी श्रृंखला होगी डीएनए की। तब दोनों मिलकर डीएनए का निर्माण करेंगे, डीएनए का द्विगुणन करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, तब वहां पे आपका क्या बनेगा,
सेमी कंजर्वेटिव मेथड। सेमी हाफ हाफ हो रहा है, यहाँ पे देखो पहला वाला नई श्रृंखला रहेगा और दूसरा वाला क्या रहेगा, पुरानी श्रृंखला रहेगा, मतलब दोनों का गुणा गया, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसलिए से कौन सा मेथड कहा जाता है आपका, सेमी कंजर्वेटिव मेथड। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिस्पर्सिव मेथड। डिस्पर्सिव मेथड तो इसमें क्या होगा, अब डीएनए नॉर्मल क्या होता है आपका, मान के चलो यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉन्ड है सब डीएनए के, ये सब ठीक जुड़ने के लिए ये डीएनए मान के चलो ये सब जुड़ने के लिए डीएनए में, ठीक। तो ये डिस्पर्सिव मेथड क्या होता है, डीएनए भी कुंडलन होता है, तो एक दूसरे से ब्रेक होगा, तो मान के चलो ये वाला आपका ब्रेक हो गया ऐसे, तो सीरीज बाय सीरीज होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, सीरीज बाय सीरीज नहीं होता है, ऐसे हो गया कहीं में यहाँ पे कुछ रहेगा ही नहीं, कहीं में रहेगा, फिर कहीं में ऐसे हो जाएगा, और सेकंड फिर क्या होगा आपका ऐसे रहेगा, फिर ऐसे, फिर यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे आके जुड़ेगा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, जब ये कुंडलित होते हैं तो कुछ कुछ भाग एक दूसरे से टूट जाते हैं, तो ये जो डीएनए का गुण इसमें चला जाता है, इसमें डीएनए के कुछ अनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लियोटाइड इसमें चले जाते हैं और इसका इसमें, मतलब मिसमैच हो जाता है। तो जब ये डीएनए बनेगा तो दोनों का रहेगा कि नहीं रहेगा, दोनों का गुण इसमें कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे कुछ अलग रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, इस प्रकार का डीएनए बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब क्या होगा, दोनों डीएनए का गुण एक दूसरे में आदान प्रदान हो जाएंगे। ये सिंगल स्टैंडर्ड है हेलिक्स में, इसमें इसका जो गुण है इसमें आ जाता है थोड़ा सा, और इसका जो गुण है थोड़ा सा इसमें चला जाता है। इस प्रकार का आपके मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्पर्सिव मेथड बोला जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म दैट मींस होता है रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म मतलब जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जितने ने बताया कितने प्रकार से होता है, लेकिन एक्चुअली में उसमें कौन कौन सी प्रोसेस लगती है, उसके तो प्रकार बता दें। एक कंजर्वेटिव मेथड से होता है, सेमी कंजर्वेटिव से कि ये होता है, किसके होता है, ऐसा ऐसा क्षारक किस लगते हैं, लेकिन शुरू कैसे होता है ये चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्रियाविधि देखेंगे इसकी, डीएनए के रेप्लिकेशन की क्रियाविधि। तो सर्वप्रथम इसमें आता है समारंभन बिंदु या इनिशिएटिंग पॉइंट, इनिशिएटिंग इनिशिएटिंग पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, समारंभन बिंदु, समारंभन बिंदु। मान के चलिए ये कोई आपका डीएनए का, मान के चलो ये कोई आपका दो डीएनए है, ये मान के चलो ये क्या है, मान के ये दो डीएनए है, समझिए ये दो डीएनए है, ठीक। तब हमको क्या करना है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड को करते जाना है, हेलिक्स है तो दो सीरीज है, डीएनए के लिए हेलिक्स लगा है यहाँ पे, अब करेंगे। तो मान के चलो मैं यहाँ से किया, यहाँ से मैंने किया, तो जिस बिंदु से क्या होता है प्रोटीन संश्लेषण का, जिस बिंदु से क्या होता है आपका कोडान, मतलब जिस बिंदु से क्या होगा आपका, आपके जो डीएनए के हेलिक्स में जिस बिंदु से आपका रेप्लिकेशन प्रारंभ होगा, द्विगुणन क्या होगा प्रारंभ होगा, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, समारंभन बिंदु। अर्थात डीएनए के जिस बिंदु से समारंभन प्रारंभ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समारंभन बिंदु, ठीक। डीएनए के जिस बिंदु से डीएनए का द्विगुणन या रेप्लिकेशन प्रारंभ होना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समारंभन बिंदु। जिसमें मुख्यतः दो तीन आते हैं, एक आता है यूएजी, एक आता है यूएए, ये सब क्या है, कोडान है जो समारंभन बिंदु यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे यूएजी क्या होगा आपका जो कोडान है, अमीनो एसिड के कोडान है वो यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ठीक। ट्रिपल कोडान होते हैं यहाँ पे यूज किए जाएंगे, यहाँ पे यूएजी ऐसे आएगा, तो मान के चलो यू के साथ क्या होता है, यू सी, ए के साथ टी, तो जी के साथ फिर से यहाँ तक सी, ऐसे यहाँ पे नीचे में दिया जाएगा। तो जहाँ पर से क्रिया प्रारंभ होगी डीएनए रेप्लिकेशन की, जिस बिंदु से क्रिया प्रारंभ होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, समारंभन बिंदु। तो समारंभन करने के लिए सबसे पहले मान चलिए डीएनए, तो डीएनए तो ऐसे खुली हुई होती है, तो ऐसी जुड़ी हुई होती है, तो ये दोनों के बीच को ये देखिए यहाँ पर जैसे पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पर का ये यहाँ पर का मैंने दिया है पॉइंट को, इसको काटने के लिए क्या होगा, प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन की मुख्यतः 3 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, आपको बुक में 2 दिया, 2 की बात करेंगे। पहला होता है गाइडेज प्रोटीन होता है, दूसरा प्रोटीन होता है HBP, हेलिक्स डिस्टैब्लिशिंग प्रोटीन। हेलिक्स मतलब कुंडलन, डिस्टैब्लिशिंग मतलब उसको विकृति करना, काटता है इससे आगे ऐसे काटते जाएगा और खुलते जाएगा ऐसे, या ऐसे खुलते जाएगा ऐसे फैलते जाएगा, उसको काटेगा कैंची में, ठीक।
ठीक फैटी टाइप का काम करता है। तो हेलिक्स डिस्टेब्लिशिंग प्रोटीन HDP ये क्या करता है, विकुंडलन को कम करता है ताकि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, RNA प्राइमर का निर्माण। चलिए, और ये जो क्या होता है, मान के चलो यहाँ मैंने RNA प्राइमर ऐसे आगे लगा दिया, ये RNA प्राइमर लग गया, तो ये क्या करता है, यही आरंभ करता है प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को, सॉरी DNA के द्विगुणन, क्या बोलते हैं, DNA के रेप्लिकेशन को, द्विगुणन की क्रिया को कौन प्रारंभ करता है, RNA प्राइमरेज। और ये कितने अमीनो एसिड से बना होता है, 50 से 100 अमीनो एसिड अर्थात न्यूक्लियोटाइड का आवश्यकता होती है और न्यूक्लियोटाइड से बनी होती है कौन, RNA प्राइमरेज। तो हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे RNA आरंभक पर DNA का निर्माण। मान के चलो आपकी दो है, ठीक, ये इस प्रकार से ऐसे ये ऐसे ऐसे है, ठीक, Y लगा के आप ये देख रहे हैं कंसेप्ट Y का। ये मान चलो DNA एक दूसरे से ऐसे जुड़ते जाएंगे न्यूक्लियोटाइड से, ठीक, न्यूक्लियोटाइड से जुड़ते जाएंगे, क्योंकि RNA प्राइमर यहाँ पे आया, तो RNA प्राइमर जैसे ही यहाँ पे आया तो क्या हुआ, DNA का संश्लेषण हो रहा है, मतलब DNA चिपकते जा रहा है, ये खुला था DNA इधर से चिपकते जा रहा है, ये 5 into समझ जाओ 3, यहाँ पे ऐसे कर दो, ठीक, ये 5 into 3 और ये 3 into 5, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एक जो आपकी जो श्रेणी है एक दूसरे से चिपकते जाएंगे, तो इसमें जो ये चिपकाने का जो कार्य करता है एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, DNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज आया न्यूक्लियोटाइड को लेके, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज सेकंड वाले में क्या था, RNA आएगा और न्यूक्लियोटाइड, ये जो 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड है, जो भी मान चलो UAG है, इसको पकड़ के लाता है, यहाँ पे छोड़ देता है, फिर एक दूसरे से क्या करेंगे, महत्वपूर्ण संश्लेषित करेंगे। तो संश्लेषण एक दूसरे कैसे चिपकाने का, संश्लेषण का काम कौन करता है, DNA पॉलीमरेज करता है, ठीक, क्या करता है, एक दूसरे से DNA को संश्लेषित करने का काम करता है। और DNA का जो है आपका संश्लेषण किस प्रकार से होता है, ये वाली श्रृंखला में 5.2 मतलब 5 into 3 मतलब 5वें सिरे से तीसरे सिरा ये होगा, और इसका क्या होगा, तीसरे से 5वें सिरा। अब बोलो अपोजिट क्यों होता है, अगर अपोजिट नहीं होगा तो मान चलो U है, ये A है और ये T है और ये G है और ये C है, अगर ये 5.3 पे है और ये भी अगर 5.3 होता, मान के चलो, सॉरी ये मान के चलो आपको 5.3 सेम टू सेम होता, तो U से U जुड़ता क्या, नहीं जुड़ता ना, इसलिए यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट होता है। ये 5 into 3 और 3 into 5 अगर अपोजिट होगा तो U T जुड़ेगा या फिर U G जुड़ेगा, A T जुड़ेगा, T C जुड़ेगा, मान के चलो, या फिर यहाँ पे ये A जुड़ जाएगा, फिर G C जुड़ जाएगा, फिर ये U जुड़ जाएगा। अपोजिट है इसलिए, अगर ये 5 to 5 होता और ये 3 to 3 होता तो जुड़ पाता क्या, नहीं जुड़ पाता, इसलिए क्या है, ये अपोजिट होने जाता है। ये जो है संश्लेषण का कार्य कौन करता है, यहाँ पे DNA का संश्लेषण का महत्वपूर्ण कार्य पॉलीमरेज, कौन सा पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज करता है। और जैसे जैसे संश्लेषण होते जाते हैं, जैसे जैसे चैन की बनते जाते हैं, तो हमें एक वाई आकार की प्राकृति होती है, आकृति प्राप्त होती है। इसी वाई आकार की आकृति क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रॉकिंग बोलते हैं, फ्रॉकिंग, फ्रॉक बोलते हैं, DNA फ्रॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DNA फ्रॉक या रेप्लिकेशन फ्रॉक, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेप्लिकेशन फ्रॉक बोला जाता है, रेप्लिकेशन फ्रॉक किसको बोलते हैं, जब DNA संश्लेषित होते जाता है तो हमें एक विशेष वाई आकार की आकृति प्राप्त होती है, इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फ्रॉक कहते हैं। आगे समझ में, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे RNA प्राइमर का उच्छेदन। हम लोगों ने दूसरे या पहले नंबर पे क्या देखा था, RNA प्राइमर का प्राइमर का निर्माण। तो RNA प्राइमर ऐसे क्या होता है, इसमें जुड़ते जा रहे हैं, यहाँ पर वैसे ये जुड़ गया, मान लीजिए ये सब जुड़ गया, तो RNA प्राइमर यहाँ पर ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे जुड़ते जाएगा ओका जाके फ्रैगमेंट, ये दोनों के बीच को क्या, इसको बोलते हैं हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जो कितना होता है 5.23 इंच तक होता है, और इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड जो 3 to 5 इंच तक होता है, ठीक। ये क्या होगा, जब धीरे धीरे जुड़ते जाएगा तो RNA प्राइमर जो है ये बाहर निकालते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RNA प्राइमर का उच्छेदन, जो धीरे धीरे निकलते जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, RNA प्राइमर का उच्छेदन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे RNA प्राइमर एक दूसरे से निकलते जाएंगे, बाहर निकलते जाएंगे, चौथे नंबर जैसा मैंने बताया, तो ये क्या होगा, ये धीरे धीरे ऐसे जुड़ते जाएंगे, तो ऐसे क्या होगा, DNA का पूरा श्रृंखला बनते जाएगा, मतलब फोकस का फ्रेगमेंट क्या होगा, ये धीरे धीरे गैप ऐसा है, अभी धीरे धीरे ऐसे कम हो जाएगा, ऐसा गैप होगा, धीरे धीरे ऐसे कम होते जाएंगे। इसका कार्य कौन करता है, आपका DNA लाइगेज, जोड़ने का कार्य कौन करता है, आपका DNA लाइगेज ये कार्य करता है, ठीक। कौन करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज DNA
लाइगेज, आप लोग कभी मत भूलिएगा। चलिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।